दोस्तों, भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति सिर्फ एक क्रांति मात्र नहीं थी, बल्कि ये 100 सालों का वो दुख, दर्द और वो पीड़ा थी जो भारत के लोगों ने सहा था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के लोगों को बदले में दिया था। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सिंपल भाषा में कहे तो अंग्रेजों ने अपनी शासन और शोषण की यात्रा भारत से शुरू की थी, बंगाल प्रोविंस यानी बंगाल से। सन 1757 ईस्वी में यानी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर बंगाल में शासन नीति और शोषण नीति शुरू किया था। तब से लेकर 1857 तक यानी करीब 100 सालों तक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शोषण, अत्याचार और लूट करती रही और भारत के लोगों को दुख, दर्द और पीड़ा देती रही। भारत के लोगों पर तरह तरह के भेदभाव, अत्याचार करती रही। ये 100 सालों का जो पीड़ा, शोषण और अत्याचार था, इसी का परिणाम था 1857 का विद्रोह। यानी भारत के लोगों ने मिलकर, सभी जाति और धर्म के लोगों ने मिलकर सन 1857 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और अत्याचार के खिलाफ एक होकर एक आंदोलन यानी एक विद्रोह शुरू किया था, जिसे भारत के इतिहास में हम 1857 का महाविद्रोह या 1857 का महाक्रांति के रूप में जानते हैं। यह विद्रोह इतना बड़ा था और इतने सारे लोग या इतने सारे नेता इस विद्रोह में शामिल थे, यहां तक कि पूरे भारत में ये 1857 का जो क्रांति फैला था। इसीलिए कुछ इतिहासकार 1857 के क्रांति को भारत के इतिहास का पहला स्वतंत्रता संग्राम यानी द फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी 1857 की क्रांति को भारत की पहली आजादी की लड़ाई भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो दायरा था, इसका जो क्षेत्रफल था, ये इतना बड़ा था। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि 1857 के क्रांति यानी महाविद्रोह के पीछे क्या क्या वो कारण थे जिसके वजह से ये क्रांति शुरू हुआ। इससे पहले कि आप ये वीडियो शुरू करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हिस्ट्री, पॉलिटी हम बहुत ही आसान भाषा में, फिल्मी अंदाज में यानी कहानी के रूप में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी का नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं 1857 के क्रांति के कारणों के बारे में। दोस्तों, 1857 के क्रांति यानी महाविद्रोह के पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक कारण यानी पॉलिटिकल रीजन। यानी इस समय ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैला लिया था या फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यानी भारत के सभी देशी राजा महाराजाओं के राज्यों को ब्रिटिश सरकार जबरन यानी छल से और बल से हथियाने का यानी हड़पने का कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस भी लागू कर दिया था। यानी लॉर्ड वेलेस्ली जानते थे कि भारत के जितने भी देशी राज्य हैं वो एक दूसरे से बहुत डरते हैं और एक दूसरे को सुरक्षा देने के नाम पर बहुत ज्यादा उनमें एक डर की भावना है। उन देशी राज्यों को इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कोई भी देशी राज्य एक दूसरे के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने डिसाइड किया कि वे देशी राज्यों को यानी भारत के जितने भी राजा महाराजा हैं और उनके राज्यों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए इस झांसे में आकर भारत के कई राज्यों ने सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। यानी जो भी राज्य सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था उसकी सुरक्षा की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। लेकिन इस संधि में कई सारे शर्त भी थे, यानी वो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी से बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता, ना विवाह कर सकता है, ना युद्ध कर सकता है। उसे अपने खर्चे पर अपने यहाँ पर अंग्रेज सेना रखना होगा, उसको अपने खर्चे पर अंग्रेजों का एक ऑफिसर यानी एक अंग्रेज रेसिडेंट रखना होगा। और अगर उस राजा ने कभी भी अंग्रेजों का कोई भी नियम यानी शर्त
का उल्लंघन किया यानी शर्त भंग किया तो वो राज्य को ब्रिटिश सरकार हथिया लेते थे। लॉर्ड वेलेस्ली जानता था कि एक राजा हमेशा ये सभी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के राजाओं को सुरक्षा देने के नाम पर सहायक संधि नामक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उनको सुरक्षा देने की गारंटी ली और धीरे धीरे उन सभी राज्यों को हथिया लिया। तो ये एक ब्रिलियंट चाल यानी छल से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्य को हथिया लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद भारत में एक नए गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। वे तो लॉर्ड वेलेस्ली से भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने भारत में हड़प की नीति यानी गोद निषेध प्रथा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया। यानी उस समय क्या था, भारत के जितने भी हिंदू स्पेशली हिंदू राजा महाराजाएं थे, उनका अगर कोई अपना पुत्र संतान यानी उत्तराधिकारी ना हो तो वे दत्तक पुत्र यानी एक कोई भी बच्चा गोद लेते थे यानी दत्तक पुत्र ग्रहण करते थे और वही उनका वंशज यानी उत्तराधिकारी होता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी गोद निषेध प्रथा लागू किया जिसे हड़प की नीति भी कहते हैं। इस नीति के जरिए लॉर्ड डलहौजी ने भारत के देशी राजाओं को दत्तक पुत्र ग्रहण यानी कोई भी बच्चा गोद लेने से साफ साफ मना कर दिया। यानी लॉर्ड डलहौजी ने साफ साफ ये नियम बना दिया यानी पूरे भारत में ये लागू कर दिया कि जिस भी राजा का जिस भी सम्राट का अपना कोई पुत्र संतान या उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य ब्रिटिश सरकार हड़प लेगी और वो राजा कोई भी दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता। इसी को इतिहास में हड़प की नीति या गोद निषेध प्रथा या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने झांसी, सतरा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर आदि राज्य को हड़प लिया। यानी इन सब यानी सहायक संधि और गोद निषेध प्रथा जैसे गलत नियम लागू करके इस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के कई देशी राजा महाराजाओं को उनके राज्यों को जबरन हड़प लिया था और ये राजा महाराजा बेघर हो गए थे। जितने भी सैनिक थे, जितने भी नौकर चाकर थे इनके यहाँ काम करने वाले, वो भी बेरोजगार और बेघर हो गए थे। तो इनका ये जो गुस्सा था ब्रिटिश सरकार के प्रति, जे उनके राजा महाराजाओं को बेघर किया गया, राज्य से निकाला गया, उनके राज्य को जबरन कब्जा किया गया, तो लोगों में एक गुस्सा था और इसी गुस्से के कारण भारत में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो ये हुआ कौन सा कारण? राजनीतिक कारण। अब आइए आगे जानते हैं 1857 के क्रांति के आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करीब 100 सालों तक यानी 1757 से लेकर इस समय यानी 1857 तक करीब 100 सालों तक भारत में जबरन लूट मचाया था। यानी बंगाल से शुरू करके भारत का पूरा धन इस समय ब्रिटिश सरकार लूटकर, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी लूटकर भारत का धन इंग्लैंड भेजने लगे थे। वे भारत जिसको कभी सोने की चिड़िया माना जाता था, यानी सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था, भारत में इतना ज्यादा धन दौलत हुआ करता था, भारत की आर्थिक हालत बद से बदतर होने लगी। इसके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार अधिक से अधिक धन लूटने के लिए, अधिक से अधिक कर वसूल करने के लिए भारत के गरीब किसानों के ऊपर तरह तरह के टैक्स यानी लगान कर लगा रहे थे। जैसे 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। उसके बाद रैयतवारी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, भैयाचारी बंदोबस्त आदि भूमि बंदोबस्त लगाकर पूरे भारत के गरीब किसानों को लूटा जा रहा था। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार के गलत नियम के कारण भी भारत के जो देसी उद्योग धंधे थे, शिल्प कलाएं थी, जो कुटीर उद्योग धंधे थे, ये भी चौपट हो चुके थे। यानी भारत में सूती कपड़ा का जो इंडस्ट्री था, यानी भारत में कुटीर उद्योग था, बंगाल के, गुजरात के घर घर में जहां पर कपड़ा बनाया जाता था, पेंटिंग्स बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था, ब्रिटिश सरकार के कारण ये सभी शिल्प कलाएं बर्बाद हो चुकी थी। भारत के गरीब किसान इस बोझ को, इस लगान यानी
टैक्स के बोझ को सहन नहीं कर पा रहे थे और भारत के किसान लगातार आत्महत्या करते जा रहे थे और भारत की आर्थिक हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। यहां तक कि गरीब मजदूर भी फैक्ट्री में 18 से 20 घंटे काम करने पर मजबूर थे और उनको वेतन भी बहुत ज्यादा कम दिया जाता था। इस तरह से चारों ओर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का आर्थिक लूट करना शुरू किया और यही नहीं रुके वो लोग। इंग्लैंड से बने मशीनों से बने सारे कपड़े उन्होंने भारत के बाजारों में लाकर बेचना शुरू किया। यानी भारत की अपनी शिल्पकला है, भारत की अपनी इंडस्ट्री तो अंग्रेजों ने बर्बाद किया ही, प्लस भारत के ही लोगों को भारत से ही लूटकर इंग्लैंड में कपड़ा बनाकर भारत में ही वो लोग अपना माल अपना सामान बेचने लगे। तो इस तरह से अंग्रेज सरकार ने इतना लूट मचाया भारत में कि भारत की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई और भारत एक बहुत ही गरीब देश में तब्दील हो गया। भारत में भूखमरी फैलने लगी। लोग जानते थे कि भारत के इस हालत के जिम्मेदार ये अंग्रेज है, इसीलिए 100 सालों का जो ये गुस्सा, ये जो अत्याचार और शोषण का जो गुस्सा था वो 1857 की क्रांति में फूट पड़ा था। अब जानते हैं सामाजिक कारण के बारे में। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक कारण भी उतना ही जिम्मेदार था। इस समय 100 साल तो अंग्रेजों को हो चुका था भारत में रहते हुए, लेकिन आज भी भारतीय और अंग्रेजों के बीच दूरी बनी हुई थी। यानी अंग्रेज भारत के लोगों को कभी अपना मान ही नहीं सके और ना ही भारत के लोगों ने अंग्रेजों को कभी अपना समझा। यानी अंग्रेज भारत के लोगों से जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे, उन्हें तरह तरह से गालियां देते थे, उन्हें जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। इसीलिए भारत के लोग भी अंग्रेजों से उतना ही नफरत करते थे। यानी उनके बीच में सामाजिक एक एकता कभी बना ही नहीं। अंग्रेज हमेशा अपने आप को अपर क्लास मानते थे और भारत के लोगों को नीची नजरों से देखते थे। भारत के लोगों के ऊपर वो केवल शोषण और अत्याचार ही करते थे। यानी भारत के लोगों को उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं। इसीलिए भारत के लोग भी अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे। यहां तक कि अंग्रेज लोग भारत के लोगों को तरह तरह से गालियां देकर उनका अपमान करते, उन्हें नीची नजर से देखते थे और भारत के लोगों का धर्म, जाति, संस्कृति और आदि चीजों में, रहन सहन, कपड़े आदि चीजों में अंग्रेज लोग भारत के लोगों का मजाक उड़ाते थे। इन्हीं सब कारणों की वजह से भारत के लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक पर्सनल गुस्सा था, एक गहरी गुस्सा छिपा हुआ था कि अंग्रेज लोग हमें अपने ही देश में रहकर, अंग्रेज लोग हमारे ही देश में रहकर हमें इतना अपमानित क्यों करते हैं, इतना गाली गलौज क्यों करते हैं। इसीलिए भारत के लोग अंग्रेजों से इस बात का बदला लेना चाहते थे। वहीं अंग्रेज लोग भारत के लोगों को, भारत के किसानों को बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। वे लोग केवल अपना फायदा देखते थे। भारत के लोगों के धर्म में, भारत के लोगों के जात पात, संस्कृति में भी अंग्रेज लोग टांग अड़ाते थे। इसीलिए भारत के लोग कभी भी अंग्रेजों के ऊपर कभी भी भरोसा कर ही नहीं पाए। अंग्रेज लोग कभी अगर अच्छा काम भी करे, अंग्रेज लोग अगर स्कूल भी खोलते थे, रेलवेज भी बनाते थे, टेलीग्राम टेलीफोन लाइन भी अगर बनाते थे या उन्हें पढ़ाते भी तो भारत के लोग शक की नजर से अंग्रेजों को देखते थे कि ये लोग हमारे यानी भारतीयों का धर्म नाश करने के लिए, हमें धर्म से भटकाने के लिए, हमें क्रिश्चियन बनाने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो भारत के लोगों में वो जो विश्वास था अंग्रेजों के प्रति वो कभी था ही नहीं। बस भारत के लोगों में अंग्रेजों के प्रति नफरत ही भरी रही थी। आइए अब जानते हैं सैनिक कारण और तत्कालीन कारण को। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अधिकतर भारतीय सेना ही कार्य करती थी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, यानी अंग्रेजों के यहाँ पर अधिकतर यानी लाखों के तादाद में हिंदू मुस्लिम सैनिक ही काम करते थे और उन्हीं के सहारे यानी इंडियन सैनिकों के ही सहारे ब्रिटिश सरकार पूरे भारत के देसी राजाओं को जीतते, उनके राज्यों को हथिया लेते, उनके राज्य को कब्जा कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के सैनिकों को कभी सम्मान दिया ही नहीं। यानी वे यही मानते थे कि भारत के सैनिक केवल काम करने के लिए है, गुलाम है केवल। यानी
भारत के सैनिक अपना खून पसीना गवाकर, अपना जान देकर अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, अंग्रेजों के लिए युद्ध जीतते थे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश सरकार भारत के सैनिकों को कभी भी वो इज्जत और वो सम्मान नहीं देती थी। उन्हें भी केवल नीची नजरों से देखा जाता था, उन्हें बहुत कम सैलरीज दिया जाता था और उनका प्रमोशन यानी उनका जो पदोन्नति है, प्रमोशन भी वो कभी नहीं होता था। यहां तक कि इस समय भारत के सैनिक समुद्र यात्रा करने से भी डरते थे। यानी भारत के सैनिकों में एक सोच था कि समुद्र यात्रा यानी समुद्र पार करने से धर्म नाश होता है, यानी धर्म भंग होता है, ये भारत के सैनिक मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सैनिक जबरन उनसे समुद्र यात्राएं करवाती थी, यानी समुद्र पार करके दूसरे देशों में युद्ध करने भेजते थे। तो इस बात का भी गुस्सा भारत के सैनिकों में था कि जितना इज्जत, जितना सम्मान, जितना सैलरी, जितना रेस्पेक्ट या जितना प्रमोशन उन्हें मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा, प्लस उन्हें धर्मनाश करने के लिए भी बाहर के देशों में समुद्र पार कर बाहर के देशों में मरने के लिए, युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा है। तो भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले भारत के सैनिकों के मन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक गुस्सा जमा था और उस गुस्से को वो लोग बाहर निकाल लाए थे 1857 के क्रांति में। तभी एक ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं वो कारण जिसके वजह से 1857 की क्रांति एकदम फूट चुकी थी, यानी 1857 की क्रांति की जो चिंगारी थी वो ब्लास्ट हो चुकी थी, यानी धधक चुकी थी। इस कारण के नाम है तत्कालीन कारण, यानी कॉन्टेम्पररी रीजन। आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लाखों की तादाद में भारतीय हिंदू मुस्लिम सैनिक थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों के सैनिकों में भारतीय सैनिक ही काम कर रहे थे। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों के लिए एक नया राइफल लाया था। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सैनिकों के लिए एक नया राइफल इस समय लेके वे लोग आए थे। इस राइफल का क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। इस राइफल में एक स्पेशल कारतूस का मतलब होता है एक स्पेशल गोली का यूज किया जाता था। उस गोली को दांत से काटकर उस राइफल में भरना होता था। इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था? एक स्पेशल प्रकार का कारतूस यानी गोली होता था, जिसको सैनिक क्या करते? दांत से काटकर उस कारतूस में भरते थे। लेकिन भारत के सैनिकों में एक ऐसी खबर फैल गई जिससे भारत के सैनिकों में हड़कंप पैदा हो गया। यानी भारतीय सैनिकों में यह खबर फैल गई थी कि एनफील्ड राइफल का जो कारतूस था, उस कारतूस को बनाने के लिए गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया है और उसको क्या करना है? दांत से काटकर उस राइफल में भरना है। यानी भारतीय सैनिकों में इस बात से हड़कंप मच गया, क्योंकि दांत से काटकर यदि उस राइफल में भरा जाए तो भारतीय सैनिकों में यह डर पैदा हो गया कि उनका धर्म नाश हो गया, क्योंकि हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र है और मुस्लिम सैनिकों के लिए वहां सुअर हराम है। यानी दांत से काटना यानी दोनों धर्म के सैनिकों का धर्म नाश होने का खतरा पैदा हो गया था। इस बात से भारतीय सैनिकों में हड़कंप पैदा हो गया और भारतीय सैनिकों ने साफ साफ अपने अफसरों को कह दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को कह दिया कि वे लोग एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहीं से चिंगारी भड़क उठी थी। इन्हीं सब खबरों के बीच बंगाल के बैरकपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक शिविर के सैनिक मंगल पांडे ने कह दिया कि हम सैनिक हैं, गुलाम नहीं। ये चर्बी युक्त कारतूस और ये बंदूक हम यूज नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे ने साफ साफ इस कारतूस को और इस एनफील्ड राइफल को यूज करने से, प्रयोग करने से मना कर दिया। लेकिन तब भी उसके सीनियर ऑफिसरों ने मंगल पांडे का बहुत अपमान किया। इसी अपमान के कारण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने ही अंग्रेज ऑफिसरों को गोली मार दी और सिर्फ गोली नहीं चलाई बल्कि आंदोलन की उसने शुरुआत भी कर दी। इसके वजह से 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया। यानी मंगल पांडे 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाले
पहले व्यक्ति थे, पहले क्रांतिकारी थे। इसके बाद 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने भी एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यहां पर भी विरोध करने वाले सभी सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी गई। फिर 10 मई 1857 की रात मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 का विद्रोह आखिरकार शुरू हो गया। इस विद्रोह का प्रधान नेता बनाया गया मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को, और भारत के सभी लोग एक साथ मिलकर इस विद्रोह को शुरू कर चुके थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत का यह विद्रोह शुरू हो चुका था। इस विद्रोह के मुख्य नेताओं के तो उनके नाम थे बहादुर शाह जफर जो प्रधान नेता थे, जो दिल्ली से थे, जनरल बख्त खान जो दिल्ली के प्रधान नेता और सेनापति थे, नाना साहेब जो कानपुर से थे, तात्या तोपे कानपुर और ग्वालियर से, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी से थी, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह बिहार से थे, खान बहादुर खान बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से तथा मंगल पांडे बैरकपुर से, जिन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में 1857 के क्रांति के सभी कारणों की व्याख्या किया है। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बना रहे। तो गाइज, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।